नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी गुरु परमात्मा परेशु। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए गुरु परमात्मा परेशु। बड़ा बेटा मुंबई में है तो साल में 1-2 चक्कर वहाँ के लग जाते हैं। वहाँ कुछ स्वजन परिजन भी हैं तथा कुछ मित्र भी। इसी बहाने उनसे भी मुलाकात हो जाती है, परिचय ताज़ा हो जाता है, मन हरा हो जाता है। उस बार तो हम बहुत ही उदात्त कारण से मुंबई गए थे। परम पूज्य स्वामी जी महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज 1 वर्ष से मौन धारण किए हुए थे। उनके मौन समापन का भव्य कार्यक्रम मुंबई में आयोजित किया गया था तथा समस्त शिष्य वृंद को वहां आमंत्रित किया गया था। जोशी जी ने भी वर्षों पहले दीक्षा ले रखी थी और अब रिटायरमेंट के बाद छुट्टी की भी कोई समस्या नहीं थी। बेटा वहां था इसलिए ठहरने की भी सुविधा थी, तो हम 4-5 दिन पहले ही मुंबई में दाखिल हो गए। पहुंचते ही सब स्नेही स्वजनों को फ़ोन कर दिया कि हम आपके शहर में पधार चुके हैं। सभी ने हमारे आगमन पर प्रसन्नता व्यक्त की, पर रिश्ते की एक दीदी तो गदगद ही हो गई। बोली, इस बार तू बड़े मौके से आई है। कैसा मौका? मैंने पूछ लिया, क्योंकि दीदी के यहाँ कोई बाल बच्चा नहीं है तो शादी सगाई का सवाल ही नहीं था। फिर उन्होंने ही खुलासा किया, अरे हमारे महिला मंडल का वार्षिकोत्सव है। हर बार तुम आकर चली जाती हो और हम तुम्हारा लाभ नहीं उठा पाते। इस बार नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद इधर उधर की बातें होती रहीं। मैंने दीदी के प्रस्ताव को सीरियसली नहीं लिया था। सच कहूँ तो भूल भी गई थी, पर दूसरे ही दिन उनका फ़ोन आ गया, सुनो शनिवार शाम 4 बजे तुम्हारा कार्यक्रम रखा है। मैं तो दंग रह गई। दीदी, मैंने कहा, अभी तक तो उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया है, कार्यक्रम कैसे रख लिया? अरे वाह, मैंने तुमसे बात की तो थी और मैं कार्यकारिणी की सदस्य हूँ। मुझे पूरा हक है तुम्हें इनवाइट करने का। मैं पसोपेश में पड़ गई। बात मुझे कुछ जच नहीं रही थी। मुझे चुप देखकर वो बोली, तुम अब मना मत करना, नहीं तो मेरी किरकिरी हो जाएगी। फिर मनुहार भरे स्वर में बोली, ऐसा करो कि तुम लोग सुबह से आ जाओ, हम लोग साथ खाना खाएंगे, फिर ये लोग बैठकर गप्पे मारेंगे, हम लोग कार्यक्रम में चली जाएंगी। ठीक? क्या खाक ठीक, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छे धर्म संकट में पड़ गई थी मैं। मुझे कुछ सोचने की मोहलत ही नहीं दी दीदी ने और फ़ोन रख दिया। बेमन से ही सही मैंने कार्यक्रम की मानसिक तैयारी कर ली और नियत तिथि पर हम दोनों भोजन के लिए पहुंच गए। सुस्वादु भोजन के बाद आराम भी ज़रूरी था, सो 2 घंटे आराम भी कर लिया। ठीक 3 बजे दीदी ने कॉफ़ी का कप मुझे पकड़ाते हुए कहा, अब जल्दी से तैयार हो जा, कम से कम 3:45 तक तो निकलना ही होगा। वे लोग कितने बजे तक आ रहे हैं? कौन लोग? वही महिला मंडल वाले। कोई लेने तो आएगा ना? क्यों आएगा? मैं हूँ ना, मैं तो कार्यकारिणी में हूँ ना, मैं तुम्हें ले चलूँगी। पहली बार मेरे मन में खटका हुआ। मेरे अंतर मन ने मुझे वार्निंग दी, गुरु भाग चलो, आसार ठीक नहीं है। पर अब तो पीछे लौटने का सवाल ही नहीं था। बड़ी मजबूरी में मैं तैयार हुई। ठीक 3:45 बजे हम बिल्डिंग की सीढ़ियाँ उतरे। दीदी बोली, वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस है, पर तुम गेस्ट हो इसलिए रिक्शे में ले चलूँगी। अत्यंत कृपावंत होकर उन्होंने एक रिक्शा रोका। उससे काफ़ी हुज्जत करनी पड़ी। इतने पास की सवारी वह लेना नहीं चाहता था और रेट से ज़्यादा पैसे देने के लिए दीदी तैयार नहीं थी। एक आध बार मैंने दबी जबान से पैसे की पेशकश की, जो ठुकरा दी गई, क्योंकि मैं ऑनरेबल गेस्ट थी। राम राम करके रिक्शे वाला राज़ी हुआ और हम समारोह स्थल पर पहुँचे। हॉल दूसरी मंजिल पर था। हाँफते हुए वहाँ तक पहुँचे। हॉल के बाहर चप्पलों का ढेर पड़ा था। समझ गई कि भारतीय बैठक होगी।
आधी हिम्मत तो वहीं जवाब दे गई। कार्यक्रम शुरू हो चुका था और हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैंने कहा यहीं पीछे बैठ लेते हैं, पर दीदी ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे लगभग खींचते हुए सामने की कतार में ले गईं। उस अल्प सी यात्रा में मैंने कितनी बार सॉरी बोला होगा, इसकी गिनती नहीं है। हम लोगों के चरण स्पर्श से कुपित वह महिला वृंद हमें खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। मंच पर कोई कार्यक्रम चल रहा था। दीदी ने कोने में खड़ी उद्घोषिका को पकड़ा और कहा, ये मेरी बहन है, आज इसका कथा पाठ है। वह लड़की नाक भौंस चढ़ाकर बोली, तो पहले बताना चाहिए था ना। बताया तो था, बुलाओ अपनी प्रेसिडेंट को, पूछो उनसे। दीवार से लगी कुर्सियों पर कुछ उम्र दराज और कुछ गणमान्य महिलाएं बैठी थीं। उनमें से एक अपनी विशाल काया को सब प्रयास ठेलती हुई हमारे पास आईं। वे कुछ पूछती, इससे पहले दीदी ने उनकी परेड ले डाली। उनके तेवर से खौफ खाकर अध्यक्षा जी एकदम जमीन पर आ गईं और मुझसे नम्र स्वर में बोली, कितना समय लेंगी आप? 10 मिनट काफ़ी होंगे। मेरा तो पहले से ही इस कार्यक्रम के प्रति कोई उत्साह न था, अब तो रहा सहा भी जाता रहा। मैंने मिमियाते हुए कहा, समय न हो तो रहने देते हैं। वाह, रहने क्यों दें? दीदी गरजी। अब ये उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न था, पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। इसलिए बमुश्किल तमाम मुझे 10 मिनट अलॉट किए गए और कल रात जाकर मैंने 1 घंटे कार्यक्रम की रूपरेखा बना ली थी कि किस कहानी से शुरुआत करूंगी। सभा में कौन सी कहानी पढ़ना ठीक रहेगा, एक आध व्यंग भी सुना दूं तो कैसा रहेगा। सारी योजना धरी की धरी रह गई। मेरा तो मन हो रहा था कि यहाँ से भाग जाऊं, पर दोबारा वह जनसागर पार करने का या रौंदने का साहस मुझ में नहीं था। चप्पलों के ढेर से अपनी 2 चप्पलें ढूंढ निकालना एक दुष्कर कार्य था। दीदी का घर ढूंढना तो लगभग असंभव ही था। अपने शहर का भूगोल ही अभी मुझे ठीक से याद नहीं हो सका है। इस महानगर में तो मैं खो ही जाऊंगी। मन मारकर एक कोने में बैठी मैं अपनी बारी की प्रतीक्षा करती रही। मुझे अपने पिछले कई कार्यक्रम याद आ रहे थे। वो स्वागत सत्कार, वे हार फूल, वे प्रशंसा भरी निगाहें, वे अभिभूत श्रोता, वे ऑटोग्राफ के लिए बढ़े हुए हाथ। जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मुझे लग रहा था जैसे वहाँ बैठे बैठे मुझे एक युग बीत गया है। मैं उठती इससे पहले दीदी कूदकर स्टेज पर चढ़ गईं और उन्होंने 1.5 पेज का मेरा परिचय पढ़ डाला। उनके वक्तव्य के दौरान 3 बार उनसे माइक लेकर बहनों को फुटकर सूचनाएं दी गईं, पर वे जीवट वाली महिला थीं। उन्होंने हार नहीं मानी, लिखा हुआ पूरा पढ़कर ही दम लिया। मैंने सोच लिया था कि मेरे कथा पाठ के बीच में एक बार भी व्यवधान आया तो मैं उसी क्षण मंच से उतर जाऊंगी, पर सौभाग्य से कथा निर्विघ्न संपन्न हुई और शायद पसंद भी की गई। हॉल में करीब 500 महिलाएं थीं और शांत बैठी थीं, इसलिए ऐसा कह सकती हूँ। स्टेज से उतरते हुए मैंने राहत की सांस ली कि चलो 1-2 स्वप्न समाप्त हुआ, पर कहाँ, अभी तो और फजीहत बाकी थी। कार्यक्रम के पश्चात स्वल्पाहार का आयोजन था। बहनों को पहले से ही बता दिया गया था कि अपनी प्लेट, चम्मच और गिलास साथ लाएं। दीदी अपनी प्लेट तो लाई थी, पर चूँकि मैं सम्माननीय अतिथि थी, उनका तर्क था मुझे प्लेट यहीं से मिलनी चाहिए। उनके बार बार कहने पर एक कार्यकर्ता अपनी प्लेट मुझे दे गई, पर 3-3 बार जताकर गई कि जाते समय मुझे ही देना। हाँ, मेरी भूख प्यास सब गायब हो चुकी थी। एक कोई चीज़ लेकर मैं देर तक चुभलाती रही, पर दीदी पूरे पैसे वसूल करके ही उठी। लौटते समय दुख और अपमान से मुझे रोना आ रहा था। सोच लिया था कि आज दीदी का ज़रा भी लिहाज नहीं करूँगी। सुना दूंगी कि आपकी अपनी प्रेस्टीज तो कुछ है ही नहीं, आपने मेरी इज्जत का भी कचरा कर दिया। पर मुझे वह सब कहने का मौका ही नहीं मिला। रिक्शे में बैठते ही दीदी शुरू हो गईं। उन्होंने मैडम प्रेसिडेंट को जमकर गालियां दी। बोली कि 3 साल से लगातार जीत रही है, इसलिए उसके भाव बढ़ गए हैं। इस साल देखो उसे कैसा मज़ा चखाती हूँ।
घर पर जीजा जी और जोशी जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। जाते ही पूछा, प्रोग्राम कैसा रहा? फर्स्ट क्लास, दीदी ने कहा। शायद वे अपनी हेठी को उजागर नहीं करना चाहती थी, पर मेरे चेहरे को देखकर श्रीमान जी समझ गए थे ऑल इज़ नॉट वेल। लौटते हुए उन्होंने एक दो बार पूछने की कोशिश भी की, पर मैंने हवा नहीं लगने दी। मराठी में कहावत है, मान सांगावा जनात, अपमान ठेवावा मनाओ। अर्थात सम्मान की बात सबसे कहनी चाहिए, पर अपमान की बात मन में ही रखनी चाहिए। सारी रात मैं सो नहीं सकी। उस दारुण अपमान का दंश बिच्छू के डंक की तरह बार बार लहरें मार रहा था। मैं उस घड़ी को कोस रही थी जब मैंने इस कार्यक्रम के लिए हामी भरी थी। मुझे तो यह भी याद नहीं आ रहा था कि मैंने हामी कब भरी थी। ये कार्यक्रम तो मुझ पर थोपा गया था। दूसरे दिन स्वामी जी का मौन समापन था। उनके एक भक्त श्रेष्ठ ने इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी ली थी। घाटकोपर स्थित उसके बंगले में यह आयोजन होना था। कार्यक्रम 10 बजे से था और स्वामी जी का समयबद्धता के प्रति जैसा आग्रह रहता है, उससे तय था कि कार्यक्रम निश्चित समय पर ही प्रारंभ होगा। बम्बई की दूरियां देखते हुए हम थोड़ा जल्दी ही घर से निकल गए ताकि समय से पहुंच सकें। इस हड़बड़ी में कल की घटना पर बिसूरने का समय ही नहीं मिला। घाटकोपर का वह बंगला उस दिन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। विशाल लॉन में भव्य मंडप खड़ा था जो फूल पत्तियों के बंधनवारों से सुशोभित था। मंच की सुंदर और सात्विक सज्जा देखते ही बनती थी। मंडप भक्तगणों से खचाखच भरा हुआ था और सभी स्वामी जी की अमृतवाणी सुनने को लालायित थे। ठीक 10 बजे स्वामी जी मंच पर अवतीर्ण हुए। जनता ने खड़े होकर जयघोष के साथ उनका स्वागत किया। स्वामी जी के आसनस्थ हो जाने के बाद हम सब लोग भी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। स्वामी जी समय का अपव्यय बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए लंबे लंबे स्तुति परक भाषणों को प्रोत्साहित न करके अत्यंत संक्षिप्त स्वस्ति वाचन के बाद माइक स्वामी जी के सामने रख दिया गया। भक्तों के प्राण जैसे कानों में आकर सिमट गए। हमेशा की तरह स्वामी जी ने ओंकार से प्रारंभ किया। साल भर बाद उनके श्रीमुख से निकली वह ओंकार ध्वनि शुरू में कुछ थरथराती सी, अशक्त और निस्तेज लगी। उसके बाद सदा की भांति उन्होंने शिव स्तुति, दुर्गा स्तुति, गुरु वंदना, श्री राम स्तुति, हनुमान वंदना आदि के श्लोक पढ़े। क्रमशः उनकी आवाज़ प्रखर होती गई और उसमें चिर परिचित ओज आता गया। 10 मिनट के भीतर ही वह आवाज़ जनमानस पर छा गई। लोग अपनी समस्त इंद्रियां समेटकर उस अमृतवाणी का रसपान करने लगे। पुरानी बात है, इसलिए प्रवचन का ठीक ठीक विषय तो मुझे याद नहीं है, पर वे मान अपमान, राग द्वेष, सुख दुख, समभाव की व्याख्या कर रहे थे। अपनी बात को विशद करते हुए उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। एक बार गुजरात के एक अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध मठ ने उन्हें आमंत्रित किया। यह निमंत्रण सादर स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि गुजरात में स्वामी जी का बहुत बड़ा शिष्य समुदाय है। शायद इसीलिए स्वामी जी गुजराती बहुत अच्छी बोल लेते हैं। गुजराती भाइयों के लिए गुजराती में ही प्रवचन देते हैं। नियत तिथि और नियत समय पर वे नियोजित स्थान पर पहुंच गए। गांव की सरहद पर उनका भव्य स्वागत किया गया। 11 सुहागनें मंगल कलश लिए अगवानी में खड़ी थीं। 5 सुहागनों ने उनकी मंगल आरती उतारी। फिर उन्हें रथनुमा खुली गाड़ी में आश्रम ले जाया गया। रास्ते के दोनों ओर लोग खड़े जय जयकार कर रहे थे और पुष्प वर्षा कर रहे थे। आश्रम के द्वार पर भी स्वागत की प्रक्रिया दोहराई गई। फिर मखमली कालीन पर चलते हुए मंच तक ले जाया गया। वहाँ चरण प्रक्षालन करने के इच्छुक लोगों की इतनी भीड़ थी कि व्यवस्था बनाए रखना एक समस्या हो गई। थोड़ी सी भगवत चर्चा के बाद फिर सुस्वादु और सात्विक भोजन हुआ। तदंतर स्वामी जी को विश्राम के लिए विशेष कक्ष में ले जाया गया। शाम को फिर प्रवचन हुआ, जिसमें श्रोताओं की अपार भीड़ थी। प्रवचन के बाद उस दिन का कार्यक्रम समाप्त हुआ और भोजन करने के पश्चात महाराज जी अपने कक्ष में चले गए।
रात सोने से पहले थोड़ी सी ध्यान धारणा करने का गुरुजी का नियम है। वे उसी की तैयारी में थे कि देखा, कक्ष के द्वार पर मठ के प्रधान महंत जी खड़े हैं। स्वामी जी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया तो बोले, आपकी आराधना में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, पर एक आवश्यक बात कहनी थी। महंत जी अकेले ही आए थे। उनका आशय समझकर स्वामी जी ने अपने सेवक और अंगरक्षक को संकेत किया। वे दोनों कक्ष के बाहर चले गए। उनके जाने के बाद महंत जी को आदरपूर्वक आसन देते हुए स्वामी जी ने पूछा, कहिए महाराज, क्या आज्ञा है? मुझे एक बात पूछनी थी। आप कभी विदेश गए हैं? कई बार गया हूँ। साल में 2-3 बार तो जाना हो ही जाता है। अभी 15-20 दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका से लौटा हूँ। वहाँ मेरा बहुत बड़ा शिष्य वृंद है। विदेश से लौटने के बाद प्रायश्चित तो लेते होंगे? क्या बात करते हैं महाराज, आजकल प्रायश्चित कौन लेता है? पहले वाला ज़माना अलग था। ज़िंदगी में एक आध बार कोई विदेश जाता था। अब तो आना जाना लगा ही रहता है। कोई कितनी बार प्रायश्चित लेगा? वह तो एक कालवाह चीज़ हो गई है। महंत जी बोले, प्रायश्चित सामान्य लोगों के लिए कालवाह हो सकता है, पर आप जैसे धर्म मार्तंडों को तो शास्त्र का पालन करना चाहिए। यदि हम और आप जैसे संत लोग ही धर्माचरण छोड़ देंगे तो जनता के सामने मर्यादाओं का आदर्श कौन रखेगा? स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, मौन ही बने रहे। महंत जी ने ही अपनी बात आगे बढ़ाई। पता नहीं मेरे शिष्यों को यह बात कैसे पता चल गई है। अभी खुलकर तो किसी ने कुछ नहीं कहा है, पर खुसुर फुसुर शुरू हो गई है। सुबह तक विद्रोह के स्वर तीव्र भी हो सकते हैं। मैं बड़े धर्म संकट में फंस गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि यहाँ आपका किसी तरह से अपमान हो। अत्यंत विनम्र शब्दों में महंत जी ने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया था। स्वामी जी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, आप चिंता न करें, मैं भोर होने से पहले ही मठ छोड़ दूंगा। आपका आश्रम अपवित्र करने के लिए मुझे खेद है। सुबह जिस आश्रम में गाजे बाजे के साथ जय जयकार और पुष्प वर्षा के साथ प्रवेश किया था, वहाँ से आधी रात को चोरों की तरह भागना पड़ा। उस रात गाड़ी दिशाहीन होकर दौड़ रही थी। आने वाले दिनों में गुजरात में उनके कई स्थानों पर कई कार्यक्रम थे, पर असमय कहीं भी जाना अशोभनीय होता। रेस्ट हाउस की तलाश में घूमते हुए एक साइन बोर्ड पर परिचित गांव का नाम पढ़ा तो याद आया कि इस गांव में एक शिष्य रहता है। 1-2 बार उसके घर पर पधरावनी भी हुई थी। पता ढूंढते हुए गाड़ी उसके दरवाजे जाकर खड़ी हो गई। अंगरक्षक ने गाड़ी से उतरकर दरवाज़ा खटखटाया। खिड़की के पट जरा से खोलकर उस व्यक्ति ने बंदूकधारी को देखा तो फट से खिड़की बंद कर दी। उन दिनों वहाँ डकैतों का बहुत उत्पात था। फिर ड्राइवर उतरा, सेवक भी उतरा। उन लोगों ने चिल्लाकर कहा कि महाराज जी आज्ञा है, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। अंततः स्वयं उतरकर शिष्य का नाम लेकर आवाज़ दी। गुरुदेव की आवाज़ तो उसने पहचान ली, फिर भी पहले ऊपर वाली मंजिल से झांक कर देख लिया। इत्मीनान होने के बाद ही उसने दरवाज़ा खोला। बाहर आते ही वह चरणों में गिर पड़ा और बार बार अपनी धृष्टता के लिए क्षमा मांगने लगा। बड़ी कठिनाई से उसे आश्वस्त किया जा सका। वह रात उसी भक्त के यहाँ बिताई। यह वृत्तांत सुनाने के बाद स्वामी जी ने कहा, एक ही दिन में 12 घंटे के भीतर मुझे 2 विपरीत अनुभवों से गुजरना पड़ा। एक ओर सर्वोच्च सम्मान तो दूसरी ओर घोर अपमान। गीता का समभाव मैंने साध लिया है थोड़ा बहुत, स्थित प्रज्ञता मैंने अंगीकार कर ली है, इसीलिए मन का संतुलन बनाए रख सका, नहीं तो उस दिन टूट ही जाता। सहसा मुझे रोना नहीं आता। दूसरों के सामने आंसू बहाना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, पर उस दिन मुझे पता ही नहीं चला और स्वामी जी का प्रवचन सुनते हुए मेरे आंसू अविरल बहते रहे। मुझे कल की बात याद आ रही थी और अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी। छोटी सी बात का मैंने कितना बतंगड़ बना दिया था। 4 घरेलू महिलाओं ने मुझे पहचाना नहीं, यथोचित सम्मान नहीं दिया तो क्या हुआ? कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ा।
इसमें इतना दिल को लगाने वाली बात क्या थी? वैसे भी मैं कोई विश्व स्तरीय लेखिका तो थी नहीं। राजनेता और अभिनेताओं की बात दूसरी है। लेखकों को तो वैसे भी कोई नहीं पहचानता। यह जो सामने मंच पर व्यक्ति आसीन है, यह महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित हैं। देश विदेश में इसके लाखों शिष्य हैं। इसका प्रवचन सुनने के लिए लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते हैं। अनेक नेता, अभिनेता, उद्योगपति इसके चरणों में शीश नवाते हैं। अपने दारुण अपमान को इसने कितने सहज भाव से ग्रहण किया है और अपने उस अनुभव को कितनी सहजता से बिना किसी दुराव छिपाव के श्रोताओं के साथ बांट रहा है। जीवन में अच्छे बुरे प्रसंग तो आते ही रहते हैं। हम उन्हें कैसे झेलते हैं, यह विचारणीय है। वह प्रवचन सुनने के बाद मेरे मन में धधक रही अपमान की आग अपने आप शांत हो गई। शाम को घर लौटने के बाद मैंने महिला मंडल वाली घटना सबको मज़े ले लेकर सुनाई। उन लोगों ने भी उसका आनंद लिया। आज भी कभी कभी विचार आता है कि उस दिन स्वामी जी ने यही प्रसंग क्यों चुना। क्या गुरु सचमुच अंतर्यामी होता है? तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।